सायरन बजता है। लोग बंकर और अंडरग्राउंड शेल्टर्स की तलाश में अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ते हैं। दर्जनों प्लेन पृथ्वी की रक्षा के लिए टेक ऑफ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे सेंसर्स ने हमारे सोलर सिस्टम में एक बाहरी सिविलाइजेशन के शिप का पता लगाया है। राहत की सांस लीजिए, ये केवल एक एस्ट्रॉइड है। हालांकि ये एक स्पेसक्राफ्ट की शेप में है, वैसे ये इतिहास में हमारे सोलर सिस्टम में डिस्कवर किया जाने वाला पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इसे ओमुआमुआ नाम दिया गया है। यह ऑब्जेक्ट यहाँ गहरे इंटरस्टेलर स्पेस से आया था। इसकी शेप लंबी है और ये लगभग आधा मील लंबा है। अरे ये तो आईफिल टावर से भी बड़ा है और ये लगभग 31 मील प्रति सेकंड की स्पीड से हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर की ओर बढ़ रहा था और इसकी रफ्तार तेज होती जा रही थी। उस स्पीड से आप 2 मिनट से भी कम समय में अटलांटिक महासागर को पार कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने एक पल के लिए अनुमान लगाया कि ये किसी बाहरी सिविलाइजेशन की स्पेसशिप हो सकती है और इसकी जांच करने का फैसला किया। आमतौर पर स्पेसशिप और इंसानों द्वारा बनाई गई दूसरी चीजें कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स निकालती हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से सिग्नल रिसीव करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स में ब्रेक थ्रू लिसन रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। फिर भी कुछ नहीं, पूरी तरह से चुप्पी। बेशक कई लोग अनुमान लगाते हैं कि रेडियो वेव्स की चुप्पी इस बात का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि ये एक स्पेसशिप नहीं है, लेकिन सारे सबूत इसके एक एस्ट्रॉइड होने की ओर इशारा कर रहे हैं। यद्यपि ये लगभग 1995 से हमारे सोलर सिस्टम में ट्रैवल कर रहा है, हमारे वैज्ञानिकों ने इसे 2017 में पृथ्वी से एक खास दूरी पर उड़ान भरने के बाद देखा। वैसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। ओमुआमुआ पृथ्वी के पास 0.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर पहुंच गया था। यदि ओमुआमुआ पृथ्वी से टकराया होता तो नतीजे विनाशकारी होते। एस्टेरॉयड के पास जितनी एनर्जी थी उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर उसके मास से गुणा किया जाता है। क्योंकि हम इसकी स्पीड जानते थे, वैज्ञानिकों को दूसरा कंपोनेंट पहचानने की जरूरत थी। फिर यहाँ उन्होंने एक और खोज की। हमारा इकलौता ऑप्शन दूर से दूरबीन के जरिए एस्टेरॉयड को ऑब्जर्व करना था। वैसे हम इसका वजन इसे स्केल पर रखे बिना निकाल सकते थे, जिसमें यह समझा जा सकता था कि ये किस तरह की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। उदाहरण के लिए लोहा कुछ प्रकार की लाइट वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि कोयला दूसरी किस्म को रिफ्लेक्ट करता है। फिर यहीं पर वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि ओमुआमुआ लगातार चमक रहा था। लाइट पहले धीरे धीरे फेड हो रही थी और लगभग पूरी तरह से गायब हो जाती। इसके बाद एस्टेरॉयड फिर से चमकने लगता। इसका मतलब ये था कि ओमुआमुआ घूम रहा था, लेकिन ये अपनी धुरी के चारों ओर घूमते हुए तीर की तरह ऐसा नहीं कर रहा था। एस्टेरॉयड भी हॉरिजॉन्टली घूम रहा था, साथ ही इसके आगे और पीछे के सिरे ऊपर नीचे हो रहे थे। इस खतरनाक स्पीड ने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ओमुआमुआ को इंटरस्टेलर स्पेस से कोई अजीब फोर्स द्वारा यहाँ लेकर आ रही थी। उस तरह के रोटेशन ने एस्टेरॉयड के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते, लेकिन ये अभी भी बरकरार था, जिसका मतलब था कि ये ज्यादातर ठोस चट्टान और शायद लोहे से भी बना हो। तो अगर ओमुआमुआ जमीन से टकराया होता तो ये एक शहर के आकार का क्रेटर बना देता और विस्फोट की लहर ने इसके आसपास सैकड़ों या हजारों मील तक की हर चीज को तबाह कर दिया होता। घटना की आवाज अन्य महाद्वीपों पर भी सुनी गई होती। किस्मत से ओमुआमुआ पृथ्वी के ऊपर से उड़ान भरता हुआ निकल गया और सूर्य की ओर अपनी रफ्तार जारी रखी। हमारे स्टार के नजदीकी पॉइंट पर एस्टेरॉयड अपनी सबसे तेज स्पीड 54 मील प्रति सेकंड तक पहुंच गया। उस स्पीड से आप केवल 7 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन केवल सूर्य का ग्रेविटेशनल पुल ही इस मलबे को वो स्पीड नहीं दे सकता। आमतौर पर रॉकेट इफेक्ट के कारण कॉमेट और भी तेजी से स्पीड पकड़ सकते हैं। सूर्य कॉमेट को गर्म करता है और वहां के लाइट एलिमेंट एवोपरेट होने लगते हैं। जैसे ही वे एक तरह से एवोपरेट होते हैं, वे कॉमेट को रॉकेट की तरह दूसरी तरफ पुश करते हैं। फिर इन एलिमेंट्स के कारण ही हम कॉमेट की लंबी चमकीली पूंछ देख सकते हैं, लेकिन ओमुआमुआ की कोई पूंछ नहीं है। तो ये स्पीड मूल रूप से उसे उसी जगह पर दी गई थी जहां ये पैदा हुआ था।
कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ओमुआमुआ की पूंछ हुआ करती थी। जब यह हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ तो वहां नाइट्रोजन बर्फ की एक बड़ी परत थी। वर्षों से ये बर्फ पिघल गई और एवोपरेट हो गई। इसने एस्टेरॉइड को स्पीड दी और इसके पीछे एक विशाल पूंछ बनाई। लेकिन फिर बर्फ जो एस्टेरॉइड के कुल वजन की 95% थी खत्म हो गई और जो कुछ बचा था वो इतना लंबा पतला मलबा था जिसे हमने वर्षों बाद खोजा। खैर, वैज्ञानिक इस थ्योरी को न तो कंफर्म कर सकते हैं और न ही नकार सकते हैं। तो ओमुआमुआ लगभग 0.25 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर से सूर्य के पास पहुंचा। ये सूर्य के निकट पहले प्लैनेट मर्क्यूरी के ऑर्बिट से ज्यादा पास था। एस्टेरॉइड तब स्टार के ग्रेविटेशनल ट्रैप में आ गया। इसने इसके चारों ओर एक हुक बनाया और एक गुलेल की तरह उड़ा दिया। अब ये पेगासस तारामंडल की ओर बढ़ रहा है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि ओमुआमुआ का जन्म किसी दूसरे स्टार सिस्टम में किसी दूसरे बड़े पिंड के साथ एक एक्सोप्लैनेट की ड्रामेटिक टक्कर से हुआ था। विस्फोट के नतीजे से एक बड़ा सा पतला टुकड़ा आउटर स्पेस में बाहर निकल गया। फिर इसी वजह से वो पागलों की तरह घूम रहा है। ये नाटकीय घटना सुपरनोवा विस्फोट भी हो सकती है। इस तरह के विस्फोट तब होते हैं जब कोई तारा बूढ़ा हो जाता है, इसका फ्यूल खत्म हो जाता है और एक स्प्लिट सेकंड के लिए सिकुड़ जाता है और फिर बूम, प्रकाश वर्षों को दिखने लायक एक शक्तिशाली चमकदार विस्फोट होता है। एक सुपरनोवा से विस्फोट की लहर कुछ एक्सोप्लैनेट को छोटे टुकड़ों में चीर सकती है। उनमें से एक ओमुआमुआ है, या शायद ये एस्टेरॉइड एक नए तारे के जन्म से हमारे पास आया है। पहले एक नेबुला था। ये भारी था और ग्रेविटी के एक कॉमन सेंटर के आसपास सिकुड़ गया होगा। जब नेबुला का कोर बहुत कंप्रेस्ड हो गया तो उसमें विस्फोट हो गया और एस्टेरॉइड्स और कॉस्मिक मलबा अलग अलग डायरेक्शंस में फट गया। वैज्ञानिक ओमुआमुआ के सरफेस पर एक स्पेस प्रोब भेजने पर विचार कर रहे थे। हम इंटरस्टेलर बॉडी को स्टडी कर सकते हैं और अन्य दुनिया के लिए टैक्सी के रूप में एस्टेरॉइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। मौजूदा तकनीक और रॉकेट इंजन के साथ दूसरे तारों के लिए उड़ान भरने में काफी ज्यादा टाइम और फ्यूल लगेगा। लेकिन अगर हम एक घोड़े की तरह एक एस्टेरॉइड की सवारी करते हैं तो ये हमारा काम कर सकता है। एक ऑप्शन एक सेल के साथ एक प्रोब को इस्तेमाल करना था। फिर एक ट्रेडिशनल रॉकेट इंजन के बजाय सोलर विंड या एक पावरफुल लेजर प्रोब को चलाया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में लगभग 1000 प्रोब को लॉन्च करना शामिल होगा, जिनमें से हर एक का वजन सिलाई करने वाली एक सुई से भी कम होगा। साथ ही उनमें से हर एक को एक बॉक्सिंग रिंग जितनी बड़ी एक हल्की सेल के साथ केबल से अटैच किया जाएगा। फिर ग्राउंड लेजर अपने बीम को सेल पर फोकस करेंगे और प्रोब के अर्माडा को लाइट की स्पीड के 20% तक तेज करने की सुविधा देंगे। सोलर सिस्टम से बाहर निकलते ही एस्टेरॉइड को पकड़ने के लिए इतनी ही स्पीड की जरूरत होगी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम एक ट्रेडिशनल स्पेसक्राफ्ट में उस स्पीड तक पहुंचने के लिए जुपिटर के चारों ओर एक ग्रेविटेशनल मैन्यूवर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने ये लॉन्च किया ही नहीं और अब ओमुआमुआ को पकड़ने में बहुत देर हो चुकी है। इस वक्त ये हमारे सोलर सिस्टम के किनारे की ओर बढ़ रहा है और जल्द ही इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। ओमुआमुआ हमारे सोलर सिस्टम का दौरा करने वाला पहला ऑब्जेक्ट था जिसे हम ऑब्जर्व और स्टडी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पहले भी ऐसे मेहमान आए हैं। एक थ्योरी है कि लगभग 70,000 साल पहले हमारे यहाँ एक मीटियोरॉइड नहीं बल्कि डबल स्टार सिस्टम शोल्स स्टार आया था। ये ओर्ट क्लाउड के पास पहुंचा। यह हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर स्थित एक ऐसी दीवार है जिसमें एस्टेरॉइड्स, स्पेस मलबे और बर्फ के ब्लॉक्स हैं। तारे की ग्रेविटेशनल फील्ड ने इस मलबे को ट्रैप करना शुरू कर दिया और इसे सूर्य की ओर फेंक दिया। हो सकता है कि उस समय पृथ्वी के सरफेस पर बार बार मीटियोरॉइड के टकराने का कारण यही रहा हो। तारे की ग्रेविटेशनल फील्ड ने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को थोड़ा हिला दिया। यदि तारा सूर्य की ओर बढ़ता रहता तो संभावना थी कि ये दुनिया धीरे धीरे तबाह हो जाती, एक एक करके सारे प्लैनेट भी। वैसे ये सूर्य के इस लाल बौने से टकराने के साथ समाप्त हो जाती, जिसके बाद एक बड़ा विस्फोट होता।
किस्मत से इस आवारा तारे ने मुश्किल से ही हमारी दुनिया के बॉर्डर को छुआ और दूसरी डायरेक्शन में अपना सफर जारी रखा। लेकिन हम इंटरस्टेलर स्पेस से एक नए मेहमान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तारा ग्लीस 710। अभी ये 32,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से हमारे सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। ये हमारे रॉकेट्स की स्पीड से 2 गुना तेज है। जैसे ही ग्लीस ओर्ट क्लाउड के पास पहुंचेगा, वो हमारी डायरेक्शन में एस्ट्रॉइड्स को फेंकना शुरू कर देगा। जुपिटर जैसे गैस जायंट ज्यादातर मीटियोरॉइड्स को रोकेंगे, लेकिन हर दिन अलग साइज और शेप के लगभग 170 मीटियोरॉइड पृथ्वी पर गिरेंगे। ये अब हमारे प्लेनेट पर जो गिर रहे हैं उससे 10 गुना अधिक होंगे। आप इससे होने वाले सभी नतीजों को पहले से ही जानते हैं। बूम। लेकिन ग्लीस 710 का आगमन कम से कम 12 करोड़ वर्षों तक नहीं होगा, इसलिए राहत की सांस लें और इंसान द्वारा बनाए गए पहले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को देखें, द वॉयेजर स्पेस प्रोब। इनमें से 2 प्रोब 44 साल पहले शुरू किए गए थे और अभी भी चालू हैं। वॉयेजर 1 इतिहास का पहला स्पेस प्रोब था जिसने हीलियोस्फीयर को पार किया। यह हमारी दुनिया का वो बॉर्डर है जहां सोलर विंड बहना बंद कर देती है। तो ये प्रोब पक्के तौर पर इंटरस्टेलर का टाइटल रखने लायक है। शायद अब से कई साल बाद वॉयेजर एक किसी और स्टार सिस्टम में प्रवेश करेगा और वहां रहने वाली हमारी जैसी संभावित सिविलाइजेशन से हेलो कहेगा। वहां के लिए दोनों वॉयेजर दूसरी दुनिया के लोगों के लिए एक मैसेज वाली गोल्ड की प्लेट्स से लैस हैं। पृथ्वी के लैंडस्केप की स्लाइड, इंसानी बोलचाल की रिकॉर्डिंग, हमारा DNA और बहुत कुछ भी इनमें है।